शुरुआत करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वार्षिक परीक्षा 2024 के ज्योग्राफी के मोस्ट क्वेश्चंस की अपन जो है एक श्रृंखला चला रखी थी, जिसमें हमने पहले जो है मानव भूगोल के बारे में पढ़ा था और मानव भूगोल के जितने भी चैप्टर थे उनके मोस्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। और अभी हमारा जो श्रृंखला में आगे चल रहा है तो वो आपके भारत के भूगोल जो है उससे के जो चैप्टर्स हैं वो आगे चल रहे हैं। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है जो है चैप्टर नंबर 6, तो इसके बारे में अपन जानते हैं और कौन कौन से इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए चले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फैक्ट 23 में। चैप्टर नंबर 6 है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो आपका है 6 नंबर का। और देखिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कब प्रारंभ हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1958। तो 1958 में जो है इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अब इसमें आपने देखा है कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो आपकी 1958 में है, लेकिन इसकी पूरी जो दिनांक है वो है 31 मार्च। ठीक है, क्या है? 31 मार्च 1958 जो है इसको जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में भले ही 1958 है लेकिन इसकी पूरी तारीख आपको याद रखनी है। 31 मार्च कितनी है? 1958 है। तो ये आप इसको पूरा याद रखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया? तो बताइए स्टूडेंट, योजना आयोग जो है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1 जनवरी 2013 में, 1 जनवरी 2014 में, 1 जनवरी 2015 में या 1 जनवरी 2016 में। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर से 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग है, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया था। और इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, मंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और 1 जनवरी 2015 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए देश के 15 जिलों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें आपके ऑप्शन है स्टूडेंट इस प्रकार से हैं। तो बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? पहला आपका आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। तो बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है पर्वतीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर आपका होगा से पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है पर्वतीय विकास कार्यक्रम जो है उसका शुरुआत की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताना है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में और 7वीं में। तो बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा सह चौथी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें सूखा संभावित विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 5वीं में किसकी गई थी? की गई थी पर्वतीय विकास कार्यक्रम की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरमौर को जनजाति क्षेत्र के रूप में कब अधिसूचित किया गया था? तो बताइए कब सूचित किया गया था? बताइए स्टूडेंट क्या ऑप्शन आपका सही होगा इसमें? तो 1 जनवरी 1975, 26 जनवरी 1976, 21 नवंबर 1975 और 26 नवंबर 1976। तो बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र, जो भरमौर है उसको जनजातीय क्षेत्र के रूप में 21 नवंबर 1975 में जो है क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 स्टूडेंट, द पीपुल्स बम पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉपुलेशन बम जो है उसके लेखक कौन है? तो द पॉपुलेशन बम के जो आपके ऑप्शन है उसमें आप देखिए मिडोस है, इंदिरा गांधी है,
एयरलिच है या माल्थस है? तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन आपका है एयरलिच जो है, एयरलिच है वो क्या है, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के जो है लेखक हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित की गई थी? 1968 में, 1972 में, 1987 में या 1968 में? तो बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट है आपका से 1987 के अंदर जो है ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो तहसीलों भरमौर और होली में फैला हुआ है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि राज्य की बात करें तो राज्य आपका हिमाचल प्रदेश होगा, तथा हिमाचल प्रदेश का जिला है चंबा, और इस चंबा जिले की दो तहसीलें हैं आपकी, एक तो भरमौर है और दूसरी होली है। तो ये दोनों ही जो तहसीलें हैं वो भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? तो भरमौर क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? तो आइए जानते हैं। भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के स्तर के अंतर को कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो कि ये जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये इसका मुख्य उद्देश्य जो गद्दी गद्दी यानी यहाँ पर क्या है, जनजाति है, जनजाति का नाम है गद्दी। ठीक है, तो गद्दियों के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना है। ठीक है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं उन अन्य क्षेत्रों के साथ इसके विकास में स्तर में जो अंतर है उस अंतर को कम से कम करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपका, विकास की संकल्पना को आर्थिक वृद्धि का पर्याय क्यों माना जाता है? तो विकास की संकल्पना है उसको आर्थिक वृद्धि का जो है पर्याय क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है स्टूडेंट? तो ये है, विकास की संकल्पना को आर्थिक वृद्धि का पर्याय माना जाता है क्योंकि इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग के समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। तो देखिए विकास की जो संकल्पना है उसको आर्थिक वृद्धि का पर्याय इसलिए माना जाता है क्योंकि देखो इसमें सबसे पहला तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो है उसमें वृद्धि होती है। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है तो ऐसे में प्रति व्यक्ति उपभोग जो है उसमें भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। देखो नियम क्या है, देखो हमारा देश अगर मान लो बहुत ज़्यादा प्रगति कर लेता है, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होंगे भारत में उनकी आय भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगर ज़्यादा पैसे अगर व्यक्तियों को मिलते हैं तो वो जो है कोई भी सामान जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इससे उनकी क्या बढ़ रही है स्टूडेंट, उपभोग बढ़ रहा है, यानी उपभोग जो है वो ज़्यादा होगा। भाई ज़्यादा पैसे होंगे तभी तो ज़्यादा खर्च करेंगे, और ज़्यादा पैसे खर्च होंगे तो उपभोग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक कब और किसने लिखी थी? तो द लिमिट टू ग्रोथ जो पुस्तक है वो किसने और कब लिखी थी? तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं ये 1972 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? मिडोस के द्वारा। ठीक है, तो द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो मिडोस हैं और 1972 में जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरो हरलेम ब्रिटलैंड कौन थी? तो ये जो है गेरो हरलेम जो ब्रिटलैंड है वो कौन थी? तो देखो ब्रिटलैंड जो थी, ठीक है, ये नॉर्वे की जो है यह नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? नॉर्वे की, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग यानी WECD का अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया था। तो आपको याद रखना है ब्रिटलैंड कौन थी? नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है इनको WECD का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था, यानी विश्व व्यापार एवं विकास आयोग का अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, नियोजन से क्या तात्पर्य है। तो नियोजन क्या होता है, तो नियोजन आइए जानते हैं क्या होता है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया शामिल होती है या शामिल की जाती है। ठीक है, तो एक ही बात है। तो स्टूडेंट क्या होता है नियोजन, कि देखो हम कोई भी काम करते हैं, उस काम की सबसे पहले हमें जो है क्या है, रूपरेखा बनानी होती है। रूपरेखा बनाकर हमें वो काम जो है किस उद्देश्य के लिए अपन कर रहे हैं, तो एक ऐसी रूपरेखा बनाई जाएगी जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। ठीक है, इस प्रकार से उसमें गतिविधियां शामिल होंगी और उन्हें ही आप क्या कहा जाता है, नियोजन कहा जाता है। इसका संबंध मुख्यतः आर्थिक दशाओं से अधिक होता है। तो नियोजन का अर्थ जो होता है वो आर्थिक दशाओं से होता है। देखिए कोई भी अपन काम करते हैं तो उस काम के अंदर पैसे लगते ही हैं। ठीक है, अब ये काम जो है किसी राष्ट्र के विकास का हो सकता है या एक आम व्यक्ति के घर में किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी काम अगर हम जो करते हैं, कोई भी काम आप करोगे, ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, और चाहे वो राष्ट्र के विकास के लिए हो या राज्य के विकास के लिए हो, ठीक है, तो सभी के अंदर क्या होता है कि नियोजन जो है वो किया जाता है, क्योंकि एक कार्यक्रम जो है वो तैयार किया जाता है कि भाई ये कार्यक्रम है। ठीक है, फिर उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसके उद्देश्य क्या है। भाई देखो, जैसे मान लो आप कोई धार्मिक काम कर रहे हो, तो धार्मिक काम कर रहे हो, तो मान लो आपको एक पूजा सफल बनानी है, तो पूजा सफल बनाने के लिए आप क्या करोगे, नियम बनाओगे, और वही नियम और उसी नियमों के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कार्य का क्रियान्वित करोगे, यानी वो कार्य करोगे या करवाओगे। ठीक है, और अंत में आपकी जो पूजा है वो पूरी तरीके से सफल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नियोजन हो गया। और इस नियोजन के तहत ही और आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है, चाहे आप कोई सा भी काम करो पैसे लगते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास से क्या अभिप्राय है। तो विकास से क्या अभिप्राय है, तो साधारणतः विकास से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तनों की प्रक्रिया से होता है। तो देखो विकास क्या होता है, कि विकास जो है साधारणतः समाज विशेष की जो स्थिति होती है और उसके द्वारा जो अनुभव किया गया जो परिवर्तन होते हैं वही विकास होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि समाज की जो विशेष स्थिति आज है, ठीक है, कल कैसी थी, तो इनके बीच में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, अनुभव में जो परिवर्तन हुआ है वही विकास है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है हमारा, वो है ये, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है, उससे क्या तात्पर्य है या क्या है, तो आइए जानते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा है वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जल की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर द्वारा की जा रही है, वही इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र कहलाता है। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, कि वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जो जल की आपूर्ति है, वो जल की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, इंदिरा गांधी नहर से हो रही है। ठीक है, या इंदिरा गांधी नहर से वो जल लेकर वो सभी कार्य किए जा रहे हैं। तो वो जो क्षेत्र, यानी जितने क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर से जल प्राप्त करके कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे पेयजल से या कोई उद्योग से, तो कोई भी काम में जो आप जल का उपयोग ले रहे हैं और वो जल का उपयोग इंदिरा गांधी ही नहर से ही आया है, तो वो उसका कमान क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें समझना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, ITDP से क्या तात्पर्य है। तो ये क्या है, तो ITDP से तात्पर्य समन्वित जनजातीय विकास परियोजना से है। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। ITDP का पूरा नाम क्या होगा स्टूडेंट, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना से है, जिसे 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आ गया स्टूडेंट समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, इंदिरा गांधी नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है। तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो स्टूडेंट इसकी लंबाई है 9060 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है, 9060 किलोमीटर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंदिरा गांधी नहर कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध
करवाएगी या करवाती है। ठीक है, अगर दोनों ही क्वेश्चन आए करवाएगी या करवाती है, तो स्टूडेंट देखिए यह जो इंदिरा गांधी नहर है वो 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की बात, नहर की बात करें तो कितना करवाएगी, 19.63 लाख हेक्टेयर जो है क्षेत्र है, कमान क्षेत्र होगा इसका। ठीक है, कृषि योग्य कमान क्षेत्र, तो उसमें ये जो है सिंचाई उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो आपका बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकलती है, तो स्टूडेंट ये नहर यानी इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब के हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, हरिका बैराज से निकलती है। कहाँ है हरिका बैराज, पंजाब में। स्टूडेंट कौन सी नदी पर है, तो व्यास और सतलज के संगम पर बना है। ठीक है, व्यास नदी और जो आपकी सतलज नदी है, इनके संगम पर जो बांध बना है हरिके बैराज, हरिके बैराज पंजाब राज्य में स्टूडेंट, और यहाँ से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कितने राज्यों में बहती है, तो 3 राज्यों में बहती है। पंजाब से ये शुरू होती है और फिर हरियाणा और राजस्थान तक ये आती है। बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे की ओर। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट 19 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अपन देखते हैं। WECD से आप क्या समझते हैं, तो WECD क्या है स्टूडेंट, तो मैंने आपको पहले बताया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलपमेंट का पूरा नाम है विश्व व्यापार और विकास आयोग है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर की गई थी। तो WECD जो है इसकी स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी, क्योंकि लगातार जो है विश्व समुदाय की जो है चिंताएं बढ़ रही हैं पर्यावरण को लेकर। ठीक है, और पर्यावरण को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस आयोग की प्रमुख जो है नॉर्वे प्रधानमंत्री गरो हरमेल ब्रिटलैंड थी। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट जो है आवर कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है तो 1987 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसका क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत की गई थी, जिसे ब्रिटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो आपको अब यहाँ स्टूडेंट जो है याद रखना है, मोस्ट हो जाता है आपके लिए। क्या मोस्ट हो जाएगा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, एक बार जो है चीज़ों को समझना आप। तो देखो यहाँ पर ये जो 1987 के अंदर जो रिपोर्ट पारित हुई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इस पुस्तक का ये जो इस रिपोर्ट का नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर था, लेकिन इसको जो है ब्रिटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपके दोनों ही प्रकार के पुटअप हो सकते हैं, या दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको नाम याद रखने होंगे, ये कौन कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी इस रिपोर्ट का नाम है और इसको ब्रिटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आंसर एक ही होगा 1987 में। किससे रिलेटेड थी, WECD से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 20 नंबर का आपका हो जाता है, भारत के पर्वतीय क्षेत्र विकास हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए, अथवा भारत के पर्वतीय क्षेत्र विकास हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। वर्त वर्त जो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय समिति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए जो है, तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय समिति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए क्या किया गया था। ठीक है, या कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, तो यहाँ पर आपको ये बताने हैं स्टूडेंट। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से इसमें दिए थे। बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट पहला है प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अन्य लोगों को लाभान्वित हों। ठीक है, तो प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं उनके साथ जो है अन्य लोग हैं वो भी लाभान्वित हों। सेकंड आपका रहेगा स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास होना चाहिए, तो स्थानीय संसाधन है उनका और जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास होना चाहिए। तीसरा है आपका आजीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाना होगा, तो आजीविका जो निर्वहन जो आपकी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को क्या करना होगा, निवेश उन्मुखी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना होगा। चौथा आपका है
प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों के शोषण को रोकना होगा, तथा प्रादेशिक व्यापार में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिनका शोषण हो रहा है उन क्षेत्रों के शोषण को जो है वो रोकना है। पांचवा हमारा होगा स्टूडेंट, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार ला करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र है उन पिछड़े हुए क्षेत्रों को बाजार जो व्यवस्था है उसको सुधारना होगा और यहाँ पर श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना होगा। छठा इसमें है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। तो पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको कैसे भी करके बनाए रखना है, क्योंकि इसके बगैर जो है विकास संभव नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। तो इसमें यह कहा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है उसका सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु आपको कुछ उपाय हैं वो देने हैं, या सुझाव जो हैं वो आपको देने हैं। तो आइए जानते हैं कौन से सुझाव हैं। ठीक है, उपाय सुझाने हैं आपको, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। पहला सुझाव है स्टूडेंट, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वित होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो जल मैनेजमेंट है या जल जो प्रबंधन नीति है उसको कठोरता से क्रियान्वित होना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि उसको करके भी दिखाना है। यानी पानी का जो प्रबंध है वो एक अच्छे तरीके से होना चाहिए और लोगों को जो है क्या करना चाहिए कि उस नियम को जो है मनवाया जाए। ठीक है, इसके अलावा कम पानी वाली फसलों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी फसलों का उत्पादन होना चाहिए जिन फसलों के अंदर कम से कम पानी जो है लगे या कम से कम पानी में ही वो फसलें उत्पादित हो सकें, तो ऐसी फसलों को बढ़ाना है। बढ़ते हुए जल क्षति रोकने के उचित उपाय किए जाने चाहिए। जो लगातार बहता हुआ जल है उसका जो नुकसान हो रहा है या क्षति हो रही है या हानि हो रही है, उस हानि को रोकने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। कैसे भी करके वो व्यर्थ पानी जो है उसको रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जो है वनीकरण, वृक्षों की रक्षण, मेखला का निर्माण एवं चारागाह विकास किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो है वनीकरण यानी वनों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ जो है वृक्षों से जो है एक श्रृंखला यानी एक जो है मेखला, एक दीवार जो है वृक्षों की खड़ी की जानी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा हमारा है जलाक्रांता एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, आदि इसके अंदर शामिल है। तो जलाक्रांता यानी लगातार जल की वजह से जो उत्पन्न समस्या होती है उसे जलाक्रांता कहते हैं, तथा लगातार पानी की जो है उपस्थिति के कारण जो है धरातल के ऊपर लवण की जो परत है वो जो है आने लगती है, जिसके कारण जो भूमि है वो लवणीय हो जाती है। तो इन दोनों ही समस्याओं से निपटने के लिए जो है या जो भूमि है उस भूमि को पुनरुद्धारित करना चाहिए, यानी इन समस्याओं को रोककर भूमि को दोबारा कृषि योग्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख सूखा संभावित क्षेत्र कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। योजना आयोग ने 1967 में देश में जो है 67 पूर्ण या आशंकित की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए योजना आयोग ने 1967 में कितने 67 ही जिले, बहुत बढ़िया चीज़ है, दोनों ही 67 साल भी 67 जिले भी 67, अच्छे से याद रह जाएगा। 1967 में कितने जिले, 67 जिले। ठीक है, 67 जिले कब, 1967 में, बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1967 के अंदर 67 जिलों को जो है पूर्ण या आंशिक रूप से सूखा संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई थी। लेकिन 1972 में सिंचाई आयोग जो है उसने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर जो है सूखा संभावित क्षेत्रों की पहचान की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। तो जो कृषि आयोग था 1972 में उसने 30% जो सूखा संभावित क्षेत्र है उनके हिसाब से जो है उनका किया। तो देखते हैं कौन से हैं। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि एवं आंतरिक भूभाग शुष्क और अर्धशुष्क भागों में विस्तृत हैं। तो ये जो जितने जो आपके ये हैं क्षेत्र, तो ये क्षेत्र कृषि आयोग द्वारा हैं और उन्होंने 30% जो है शुष्कता के आधार पर जो है इनको लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है नियोजन के उपागमों के विषय में लिखें। तो नियोजन के उपागम के विषय कौन कौन से हैं? तो आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं के क्रम या अनुक्रम को विकसित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कि आर्थिक और सामाजिक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के क्रम या अनुक्रम को विकसित करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वही आपका नियोजन कहलाता है। सामान्यतः नियोजन के दो उपागम होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। तो जो नियोजन है सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक खंडीय और दूसरा आपका होगा प्रादेशिक। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या होते हैं खंडीय और क्या होता है प्रादेशिक। खंडीय जो है नियोजन है स्टूडेंट, क्या होता है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण उद्योग, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना ही खंडीय नियोजन कहलाता है। तो खंडीय नियोजन क्या होगा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर जैसे कृषि हो गई, सिंचाई हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया, ठीक है, ऊर्जा निर्माण हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है, यही आपका खंडीय नियोजन है वो कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरा प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन की अगर अपन बात करें तो भारत के सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये बात सही भी है क्योंकि भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास नहीं हुआ है। भारत के बहुत से देश राज्य ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं, तो कई ऐसे हैं जो अभी भी विकसित अवस्था में नहीं हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप इस तथ्यों पर बल देता है कि नियोजन में एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य में अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक जो संतुलन है कम करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तो ये जो अंतर है यानी जो प्रदेशों के बीच में जो अंतर है ये जो है विकास का, ठीक है, इसी विकास के अंतर को कम करने के लिए जो है योजनाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, तो एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य में अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाई जाएंगी और इस प्रकार का नियोजन प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ कंफर्म, क्या होगा कि जो प्रदेशों के बीच में जो विकास की जो है असमानताएं या असंतुलन है, ठीक है, या जो प्रादेशिक असंतुलन है उसको दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन किया जाएगा और वही आपका क्या कहलाएगी? प्रादेशिक नियोजन कहलाएगी। ठीक है, यानी दो प्रदेशों के बीच में जो अंतर है उसको जो है कम करने के लिए जो योजना होगी वो प्रादेशिक होगी। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? ठीक है, तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो देखो, भरमौर जनजाति विकास परियोजना जो परियोजना है उसके मुख्य उद्देश्य बताएं। तो भरमौर जनजाति जो विकास परियोजना है उसके मुख्य उद्देश्य हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया 1975 में शुरू हुई। ठीक है, तो ये कब शुरू हुई? 1975 में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये कब हुआ? 1975 में हुआ। और जब गद्दी जो लोग हैं यानी वहाँ रहने वाली जो जनजाति है वहाँ के जो लोग हैं उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। ठीक है, किया गया। तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक क्रियान्वित थी में भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना यानी ITDP जो है प्रारंभ की गई थी। इस क्षेत्र में विकास योजना के उद्देश्य ये थे। ठीक है, तो ये 1974 और 78 के अंदर जो है ये परियोजनाएं चली। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, याद रखना है इसको। और इसमें जो आपका ITDP जो है उसको प्रारंभ किया गया था और इसके उद्देश्य इस प्रकार है। गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो पहला उद्देश्य था कि जो गद्दी लोग हैं उनके जीवन में सुधार लाना। भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के स्तर में जो अंतर है उसको कम करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा है परिवहन एवं संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। तो परिवहन, संचार, कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे सामुदायिक सेवाएं हों, तो इनके विकास को जो है प्राथमिकता देना।
ठीक है। तो क्या है, जो जितनी भी समस्या जो है आपकी सामाजिक सामाजिक हो, चाहे सामुदायिक हो, चाहे कई और जो हो, तो ये सभी जो समस्याएं, इन समस्याओं का निदान करना है, और निदान करके जो है इसके जो है विकास करना है। ठीक है। तो इस हिसाब इस प्रकार से आपका जो है ये था। इसमें मैं आपको कुछ मोस्ट बता देता हूँ स्टूडेंट, जो आपको विशेष तौर से देखने हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या विशेष है वो आपको देखना है। देखो, इसमें एक तो आपको जो ये भरमौर वाला है, भरमौर जो क्षेत्र है, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है। भरमौर से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो उनको भी आप क्लियर करोगे। ये जो भरमौर जाति वाला है ये आपका मोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा एक सूखा संभावित क्षेत्र और एक पर्वतीय विकास कार्यक्रम। ठीक है। तो ये तीन जो हैं ये हैं, और चौथा आपका इंदिरा गांधी है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। तो ये जो आपका है इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा एक, दूसरा भरमौर क्षेत्र वाला हो जाएगा, तीसरा सूखा संभावित क्षेत्र, और पर्वतीय विकास कार्यक्रम। तो ये जो इनसे रिलेटेड जितने भी आपके जो हैं इस क्वेश्चन जो हैं वो आप जो है अच्छे से देखोगे, अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि इनके आने की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, कि देखो क्वेश्चंस पेपर जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, तो इसमें देखो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मेरे लिए भी याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ जो चैप्टर्स हैं अगर उनमें अगर कोई गलती होती है, ठीक है, या आपको लगे कि इसका आंसर जो है वो गलत है, तो आप उस वीडियो के अंदर जो है कमेंट बॉक्स में जाएंगे, और कमेंट बॉक्स में जाकर उससे जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है वो आप उसके बारे में जो है पूछ सकते हैं, या आपको कोई डाउट है तो उस डाउट के बारे में है, तो ये चीज़ें जो है जो है मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। अगर मतलब कोई चीज़ गलत लग रही है तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके भी बारे में जो है कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपके लिए विस्तार से वीडियो है वो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन गलत हो या कुछ ऐसा कोई भी गड़बड़ अगर आपको दिखे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। वैसे के वैसा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।